प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अहमदाबाद, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। किसी भी अवस्था में आप चाहे जहाँ कहीं भी रहते हो, चाहे जितने ही आगे क्यों ना बढ़ गए हों, हमेशा ही अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करके ही रखना चाहिए और सदैव अपने तीर्थों का आदर करना चाहिए। आदर तीर्थों का होगा तो तीर्थ में तीर्थत्व बना रहेगा। तीर्थ में जाने के बाद उसकी उसके बड़े नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना। तीर्थ में जाने के तुरंत बाद स्टेशन से उतर करके तुरंत ही नदी में स्नान करने नहीं जाना चाहिए। उससे पहले अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। गंदे कपड़े पहन करके नदी का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर और रात भर के यात्रा की थकान जा करके गंगा जी में डुबकी लगा करके उतार दिया और फिर खर्राटे मार के सो गए। ये गलत होता है। तीर्थ जाने से पहले और अपने शरीर को बिल्कुल साफ करें, अच्छे शुद्ध वस्त्र पहने, तब गंगा जी या क्षिप्रा नदी या यमुना जी का दर्शन करें और स्नान करें। अगर ऐसे ही गए, स्टेशन से उतरे, कपड़ा खोला, होटल में गए, कपड़ा रखे, झोरा में कपड़ा उठाया और चले गए गंगा जी के किनारे और खूब बढ़िया से एकदम धमा चौकड़ी मचा करके स्नान किया। देवी भागवत में भगवान ने बात लिखी कि कभी भी स्नान करते समय छींटा बगल वाले पे नहीं पड़ना चाहिए, वो असली स्नान होता है। और कभी भी गंदे मैले कुचैले कपड़े धारण करके कभी भी गंगा जी का या अन्य नदियों का जो तीर्थ में बहती हैं माताएं, उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। स्वच्छ साफ रहते हुए जाकर के स्नान करना चाहिए। उससे पहले होटल में आप जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर गंगा जी का दर्शन करिए और स्नान करिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीर्थ में जाकर के निश्चित रूप से ही दान करना चाहिए। निश्चित रूप से दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को, वहाँ के मददगार लोगों को, मंदिरों में निश्चित रूप से करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पे जाकर के आराम नहीं करना चाहिए। खूब भगवान के मंदिर में जाकर के वहीं बैठिए और वहीं भगवान के नामों का जप करिए, स्मरण करिए और शुद्ध भोजन का व्यवहार करिए। ये नहीं, अगर हो सके तो उपवास करिए, भोजन ना करिए, फलाहार करिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फलाहार कर लीजिए, पर बिल्कुल भी वहाँ जाकर के मसालेदार भोजन या मांसाहार भोजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। इतना महान दोष लगता है कि पूछो मत। और एक बात और बताऊं, नई युवा पीढ़ी तीर्थ में जाती है तो खूब मटर गश्ती करती है, खूब एडवेंचर करती है। महान दोष लगता है। इसलिए अपने बच्चों को जो कभी तीर्थ जाते हों, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जगहों पे, तो वहाँ जाकर के उन्हें कहिए कि नियम का पालन करें। उससे हमारे धर्म और तीर्थ की सुरक्षा होती है। अगर हम अपने तीर्थ की सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या विधर्मी हमारे तीर्थ की सुरक्षा करेंगे, जो मंदिर तोड़ने पे और उस पे आमदा हैं। इस वजह से हमें हमारे धार्मिक स्थानों की सुरक्षा स्वयं से करनी चाहिए। आप ऐसे उसकी सुरक्षा करिए जैसे मंदिर के गोपुर को आपने अपनी बाहों में जकड़ा है, ऐसे, और उसकी सुरक्षा के लिए आप अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है। तभी तो वो मंदिर हमारे सामने अभी भी सुरक्षित है ना। आइए, गुजरात अहमदाबाद की कुंडली। ज्येष्ठ माह में जातक का जन्म होता है। ऐसे लोग तीव्र गति से गतिमान होते हैं। मतलब ये बहुत छोटी अवस्था में ही बहुत सारी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर जाते हैं, या उसको क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूं, क्रेडिट इनको मिल जाता है कि नहीं, बहुत अच्छा काम किया, छोटा बच्चा है पर बहुत आगे जा रहा है। प्रगति हासिल कर लेते हैं बहुत छोटी अवस्था में। और जन्मस्थान से दूर रह करके ही इनके पास धन बचता है। जन्मस्थान से जितना दूर रहेंगे, ये ज्येष्ठ माह और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव बता रहा हूं, तो जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उत्तरायण में जन्मे होने से जितने भी शुभग्रह होते हैं, जैसे गुरु, जैसे बुध, जैसे शुक्र, चंद्रमा और सूर्य भी, ये सब बलवान हो जाते हैं और जातक के जीवन को
सकारात्मक बनाते हैं। मंगलवार को जन्म हुआ है, यही मंगलदेव जो भूमि से उत्पन्न माने गए हैं, जो पृथ्वी से उत्पन्न है और सूर्य और चंद्रमा के नाती पोता हैं। मतलब चंद्रमा और सूर्य मंगलदेव के नाना नानी हैं। और इस जातक का जन्म मंगलवार को हुआ है और कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर के इस कुंडली के लिए परम पापी ग्रह के रूप में मंगलदेव ही बनेंगे। मारक ग्रह के रूप में और साहचर्य के सिद्धांत के आधार पर इस कुंडली में प्रधान मारक ग्रह के रूप में द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर के नवम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव प्रधान मारक ग्रह बनेंगे। मतलब इनकी दशा जातक के जीवन को मारने का काम करेगी। धन से, वैभव से, बुद्धि से, पैतृक संपत्ति से, कुटुंब से, विचारों से मारने का काम करेगी। पाप कौन सी दशा करवाएगी? मंगलदेव इस कुंडली के, क्योंकि परम पापी ग्रह के रूप में तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर के पापक ग्रह कहाँ बैठा? दिग्बली होकर के भाव के अधिपति के संग। तो दिग्बली बैठे हैं, इस वजह से बलवान हो गए। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि इस कुंडली का पापक ग्रह ही सबसे ज्यादा बलवान है ना, बलवान दिग्बली हो गया। लेकिन बात क्या है कि वो नीचाभिलाषी हो रहा है। तो गोचर में हो या चाहे जैसे, अगर ग्रह नीचाभिलाषी हो जाएगा तो वो अपने परिणामों को तुच्छ, कमजोर या कमतर करके देने लगता है। और ऐसी अवस्था में वो कई बार व्यक्ति के करियर में या जिस भी भाव में बैठा है उससे संबंधित विचारों में निम्नता लाने लगता है, कमजोरी लाने लगता है, डिग्रेडेशन लाने लगता है। और इतना ही नहीं, ये परम पापी ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव और तीसरे भाव का स्वामी होकर के लग्नेश का मित्र नहीं होता। ये बैठते हैं दोनों तो व्यक्ति के करियर को आगे जरूर लेके जाएंगे, इस कुंडली के लिए क्रिएटिव जरूर बनाएंगे। लेकिन माता और पिता से दूरी भी यही ग्रह बनाता है मंगल। और यही नहीं, यही मंगलदेव जो जन्मवार है, वही मंगलदेव इस जातक की कुंडली के माता और पिता के बीच मतभेद के कारण भी बनेंगे और विभिन्न प्रकार के रोग देने वाले भी बनेंगे माता को। मंगलवार को जन्मे हैं, मंगल दिग्बली हैं लेकिन नीचाभिलाषी हैं। इस वजह से निर्णय हमें सावधान होकर लेना पड़ेगा। विवाह में, मित्रता में, घर के चयन में, भूमि के चयन में, पिता के साथ संबंधों में, जो आप काम कर रहे हैं उसमें, जो निर्णय ले रहे हैं, जो बदल रहे हैं, जो ट्रांसफर ले रहे हैं, जो नौकरी बदल रहे हैं, जो जगह बदल रहे हैं, इन सभी चीज़ों में हमें विस्तृत रूप से अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। अन्यथा ये मंगलदेव आपसे पाप करवाएंगे। अपनी दशा काल में ये करियर में पाप करवाएंगे। अपने पद और प्रतिष्ठा की गलती व्यक्ति गलत तरीके से इस्तेमाल कर जाता है, गलत लोगों को सता देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कब होगा? ये मंगल की दशा में होगा। विशेषतया उस मंगल की दशा में जब राहु आ जाएं, उसी मंगल की दशा में जब शुक्र आ जाएं, विशेषतया उसी मंगल की दशा में जब शनि आ जाएं, तो ये और भी ज़्यादा कष्ट देने वाली दशा हो जाती है। या उसी मंगल की दशा में अंतरदशा में केतु आ जाएं, तो ये भी कई बार आपको पाप करवाएगा, रोग दिलवाएगा, गलत मित्रता में लेके जाएगा, गलत जगह पे धन करवाएगा, गलत निर्णय लिवाएगा करियर से संबंधित। तो मंगल की दशा में हमें इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना हो। यह मंगलवार के बारे में मैंने बता दिया। जन्म होता है जातक का मंगलवार शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। इसका सीधा अर्थ है कि जातक के जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी। और इसकी प्रामाणिकता कैसे मिल रही है? क्योंकि चंद्रमा जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति शुक्र स्वग्रही है। तो राशि को बल कहाँ से मिलता है? चंद्रमा को बल कहाँ से मिलता है? चंद्रमा को बल मिलता है भाव के स्वामी से। भाव के स्वामी शुक्र हैं, स्वग्रही बैठे हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य के कारक के संग। जरा ध्यान से देखें तो यहाँ गुरु और सूर्य भी बैठे हैं। तो चरित्रवान हो जाएगा, दूसरों की फिक्र करने वाला होगा, दान पुण्य, पूजा पाठ, धर्म, कर्तव्य परायण, धार्मिक, इन सभी चीज़ों में संस्थाओं से जुड़ करके चैरिटेबल ट्रस्ट बना दे, विश्वविख्यात हो जाए, अच्छी संस्थान में नौकरी करे, सरकार से नौकरी करे, सरकार से संबंधित क्षेत्रों में लाभ हो, अनुभवी हो, मंत्र जापक हो, गुरु का पूजक हो। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में बन जाएंगी। और ये क्यों बनेंगी? इसलिए नहीं कि यहाँ पे भाग्य भाव में गुरु और शुक्र सूर्य आदि बैठे हैं, इसलिए होंगी क्योंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं और शुभ ग्रह होकर के शुक्रदेव इस कुंडली के लिए भाग्य भाव में बैठे हैं। धन भाव का स्वामी स्वग्रही है और धन भाव में कौन बैठे? इस कुंडली के लाभ के अधिपति बैठे। तो ये अपने आप में ही महा
लाभकारी योग बनेगा। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि लाभ भाव के स्वामी जब कभी भी धन भाव से संबंध बनाते हो, या पंचम भाव से बनाते हो, या चतुर्थ से बनाते हो, या लग्न से बनाते हो, या दशम या नवम से बनाते हो, तो ये महान सुखी राजयोग बना देते हैं। और जातक को चंद्रमा अपनी दशा काल में अकूत संपत्ति, पिता की संपत्ति से लाभ, पत्नी से लाभ, ससुराल से लाभ, सास ससुर से लाभ, ससुराल के संबंधियों से लाभ, वाणी से लाभ, सुंदरता से लाभ, बुद्धि से लाभ, ये अपनी दशा काल में देंगे। अब आपको सिर्फ ये दशाएं देखनी होंगी कि कौन सी दशा मेरे ऊपर चल रही है, बस आपको उतने से ही निर्णय समझ में आ जाएगा कि ये ग्रह मुझे कैसा परिणाम देने वाला है। तो ये चंद्रमा की बात। अब एक बात और है, चंद्रमा के बारे में यहाँ पे एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी वो जोड़ना होगा मुझे, कि चंद्रमा जो होते हैं वो चौथे और सबसे अंतिम पायदान पर मारक ग्रह का काम करते हैं, या मारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये 4 शुभ ग्रह हैं, जिसमें से चंद्रमा सबसे कमजोर मारक होते हैं। अगर गुरु मारक घर में बैठेंगे तो ज्यादा मारेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आपको 25% ही मारेंगे। मतलब वो मारक उतने नहीं होते जितने की गुरु। तो यहां पे मारक कौन बनेगा? प्रधान मारक ग्रह के रूप में शुक्र बने थे, साहचर्य के नियम के आधार पर भी शुक्र ही बने थे द्वितीय होने के कारण। पापी ग्रह के रूप में इस कुंडली में मंगलदेव बने थे, और साथ ही साथ सहायक होकर के पापी कौन बनेगा? और तीसरा ग्रह जो सहायक पापी बनेगा मंगल के साथ, मंगल तो प्रधान पापी बन गए, शुक्र तो प्रधान मारक बन गए, चंद्रमा भी मारक में भूमिका निभाएंगे क्योंकि ये सहयोगी मारक होते हैं, ये प्रधान मारक नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा प्रधान मारक कभी नहीं होते, वो मारक में भूमिका निभाते हैं, भूमिका अदा करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो जब कभी भी शुक्र की महादशा में शनि का अंतर आए, राहु का अंतर आए, मंगल का अंतर आए, या ऐसे पापक ग्रहों का अंतर आए, और उसमें चंद्रमा का प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर आ जाएगा, तब ये चंद्रमा मारक होंगे। या चंद्रमा जब तुला राशि से गोचर करेंगे, या जब कभी शनि की राशि मकर राशि से गोचर करेंगे, जब कभी भी बुध की राशि कन्या से गोचर करेंगे, जब कभी भी शुक्र की वृष राशि से गोचर करेंगे, और जन्म कुंडली में व्यक्ति को शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रह की दशा चल रही होगी, तब ये जातक के मरने का कारण बनेगा। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा था पापी ग्रह की। तो प्रधान पापी ग्रह के रूप में मैंने पहले ही परिभाषित किया है, मंगलदेव प्रधान पापी बनेंगे। और दूसरे, इस कुंडली के लिए 6वें भाव के स्वामी होकर के इस कुंडली के लिए शनि देव भी पापक ग्रह बनेंगे। पंचम भाव में उनकी गौण राशि बनी है, 6वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है, और बैठे कहां हैं? सम संख्या की राशि में। तो सम संख्या की जब राशि में बैठेंगे, तो ग्रह जब 2 भावों का स्वामी होगा और सम संख्या में बैठेगा, तो अपनी प्रधान मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा। इसका अर्थ है कि शनि अपनी दशा काल में कई बार व्यक्ति से पाप कर्म वो ग्रह भी करवाएगा। मंगल और शनि दोनों ही यहाँ पे इस वजह से पापक सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पंचमेश के साथ 6वें भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो ये कई बार जातक के जीवन में मंद गति से उसके भाग्य को, उसके शत्रुता को, उसके जीवन में विषम परिस्थिति को धीरे धीरे बिताने वाले ग्रह होंगे। या आप जातक को ऐसा लगेगा, करे यार ये समय तो बीतता ही नहीं है, ये तो कष्ट बीतने वाला नहीं है, ये दुख खत्म का है नहीं होता है ना वो सिद्धांत। तो वो इस वजह से यहाँ पे शनिदेव ऐसा परिणाम करेंगे। उसके बाद शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा धनदायक द्वितीय भाव में बैठे हैं, सुंदर बनाते हैं। और इतना ही नहीं, व्यक्ति के पास हमेशा काम भी रहता है और वो लाभान्वित भी होता रहता है। स्वाति नक्षत्र, इसके वस्तुतः अधिपति जो देवता है, ये नक्षत्र राहु का है, पर इसके जो अधिपति देवता हैं वो वायु देवता हैं, है ना, वायु देवता। इस वजह से व्यक्ति को ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। और किसी भी तरीके से अपने सामर्थ्य के आधार पर यज्ञ, दान, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन आदि आवश्यक रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो व्यक्ति को पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ या चिरचीटे की वृक्ष, चिरचीटा जो होती है घास, वो लता, उसकी जड़ भी व्यक्ति को अपने गले में धारण करना चाहिए। और ओम वायवे नमः इस मंत्र का जब भी व्यक्ति को करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ के बात करेंगे शिव योग। ऐसे लोग भगवान शिव के उपासक होते हैं। और शूद्र वर्ण और देवगण होगा तो व्यक्ति में भविष्य को तलाशने की अद्भुत शक्ति होती है। वो खूब आगे बढ़ना चाहता है, पराक्रमी होता है ना, और कई बार हिंसक भी होता है। मांस भक्षण करने वाला ना हो, धर्म का पालन करने वाला हो, सात्विक प्रवृत्ति को अपनाने वाला हो, ब्राह्मणों का आदर, बड़ों का सम्मान, माता पिता की आदर की, प्रतिष्ठा की जो स्थिति है वो बनी रहे। तो इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या होगी पंचांग में, कि आपका चंद्रमा ठीक है, देवगण हो गया ये ठीक है,
मंगल देव कमजोर हो गए हैं, इस वजह से मंगलवार के जन्मे होने से मंगल दोष कमजोर लगेगा, या मंगल प्रभाव में कमजोर होंगे, या मंगल की दशा व्यक्ति को कमजोर जाएगी। ये इतनी सारी चीजें हैं। अब आपको मैं आपकी कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांशा में विभिन्न ग्रहों की स्थितियों से आपका परिचय करा देता हूं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र के बैठे ग्रह। सबसे पहले बात आती है लग्न का अंश। 2 अंश 44 कला। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा चरण। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वस्तुतः सूर्य का नक्षत्र है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति शनिदेव होते हैं। सूर्य लग्न के नक्षत्र के अधिपति, उत्तरा फाल्गुनी के चरण के अधिपति हो गए शनिदेव। तो इस हिसाब से सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हो गए। लग्न बना है बुध का कन्या राशि, तो इस हिसाब से इस कुंडली में जो स्थिति बनी लग्न की ही, उस पर 3 ग्रहों का असर हुआ। शनि नक्षत्र के चरण के अधिपति, सूर्य नक्षत्र के अधिपति, और बुध लग्न के स्वामी। तो सूर्य, बुध और शनि का संबंध जब तक इस कुंडली में एक मजबूत स्थिति का नहीं बनेगा, तब तक ये कुंडली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक सकती है। और इसका कारण इसलिए क्योंकि यहीं से जातक को बल मिलेगा। तो विचार करते हैं शनि देव पे, जो उच्च की राशि में तो नहीं बैठे, पर भाग्य भाव में जरूर बैठे हैं, और शुभ ग्रह के संग बैठे हैं, गुरु और शुक्र के संग बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, और लग्न से त्रिकोण में बैठे हैं, लग्न से त्रिकोण में बैठे, अपने भाव से त्रिकोण में बैठे, अपने भाव से केंद्र में बैठे। और जरा ध्यान से देखेंगे तो वो सूर्य 28 अंश के और शनिदेव 0 अंश पे बैठे हैं। त्रिकोण में 0 अंश का ग्रह बैठा है, कोई सामान्यतः कमजोर नहीं कहेंगे वहां पे, पर फिर भी कुछ मामलों में कमजोरी के साथ वहां शनिदेव अस्त नहीं हुए हैं। और सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो सिद्धांत कहता है शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। इस आधार पर इस कुंडली में नक्षत्र के जो दूसरे चरण के अधिपति हैं, उसका बल जातक को मिलेगा और व्यक्ति के भाग्य का लाभ मिलेगा। ऐसी अवस्था में उसके पूर्वजों का आशीर्वाद उसे मिलेगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरे बने हैं सूर्य, जो नक्षत्र के स्वामी हैं, उत्तरा फाल्गुनी के, और इस कुंडली के लिए वो 12वें भाव के अधिपति हैं। 12वें भाव के अधिपति हैं और 9वें भाव में बैठ गए। मैंने इस पे भी एक सिद्धांत में कार्यक्रम में बात कही थी कि किसी भी भाव का स्वामी, चाहे अष्टमें से ही क्यों ना हो, 12वें भाव के ही स्वामी क्यों ना हो, जब कभी भी वो किसी अच्छे भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी अच्छाई जागृत हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में 9वें भाव में बैठ करके सूर्य जातक को कम से कम सैद्धांतिक पक्षों का धारण करने वाला नैतिकवादी तो जरूर बना देंगे, या उसका दर्शन, उसका चरित्र, उसका ज्ञान, दूसरों को समझने की शक्ति, दूसरों को जगह देने की शक्ति, भाई बहनों को आगे बढ़ाने की का बल या विचार, आदर देना, धर्म को समझना, विश्वव्यापी होना, विश्व को समझना, विश्व की जरूरतों को समझना और अपने आप पे काम करना, ये सब सूर्यदेव यहाँ बना देंगे। इसका अर्थ होगा कि यह दोनों ही ग्रह जातक के जीवन की कुंडली को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद बनते हैं बुध देव, जो इस कुंडली के लग्नेश हैं, लग्न के अधिपति हैं, 10वें स्थान में स्वग्रही बैठे हैं। पर एक संघर्ष है कि उनकी जो युति बन रही है वो एक अच्छे भाव के स्वामी से नहीं बन रही है। इस वजह से बुधदेव जातक को कारोबार तो करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, क्रिएटिव भी बनाएंगे, पर अष्टमेश के साथ युति 10वें भाव में हो रही है तो वहां पे घर्षण भी देंगे। मतलब कहने का अर्थ होगा कि बुध यहाँ पे हो सकता है कि 70% तक परिणाम करते हों, पर 30% उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? क्योंकि वो अष्टमेश तृतीयेश के साथ युति कर रहे हैं। अब विचार करते हैं कि ये जो युति बनी है यहाँ पे कैसी स्थिति इस कुंडली में बन रही है। तो स्थिर राशि में बहुत सारे ग्रह, यानी कि चतुर्ग्रही योग बनना, स्थिर राशि में 4 ग्रहों का बैठना और द्विस्वाभाविक राशि में 2 ग्रहों का बैठना, 2 सिद्धांत यहाँ पे लागू होंगे। बहुत सारे ग्रह जहां बैठेंगे वो भाव बलवान हो जाएगा इस सिद्धांत के आधार पर। तो यहाँ पे भाग्य भाव बलवान है, और वो इस वजह से भी बलवान है क्योंकि उस भाव का अधिपति भी यहीं बैठा है, उसका कारक भी वहीं बैठा है, और वहां पे उस कुंडली के पंचमेश भी बैठे हैं। तो इस हिसाब से इस कुंडली का भाग्य भाव बलवान है, लेकिन उससे भी कम बलवान दशम भाव नहीं है। क्योंकि मंगल और बुध की एक बात तो चलो ठीक है कि अष्टमेश होकर के दशम में बैठे हैं तो दुष्टता भी करेंगे, धृष्टता जातक से करवाएंगे, पाप करवाएंगे। लेकिन बात क्या बनती है कि सिद्धांत कहता है कि जब जन्म कुंडली में द्विस्वाभाविक राशि में ग्रह बैठा हो तो वो ज्यादा बलवान हो जाता है
स्थिर राशि के मुकाबले। मैंने इस पे थोड़े दिन पहले ही एक कार्यक्रम अपने मेन चैनल पे नकुल पाराशर वाले पे बनाया था, तो उसमें ये बात मैंने कही थी कि यहाँ पे ये ग्रह जो यहाँ बैठे हैं और जो ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, ये दोनों ही भाव को बलवान करेंगे। इसका अर्थ है कि जातक को धर्म और कर्म दोनों का सुख मिलेगा, उसके जीवन में धर्म और कर्म साथ साथ आगे चलेंगे। ये ग्रह है। अब नवमांश में आते हैं, तो ये मैंने तो यहाँ पे बात कर दी चंद्रमा के बारे में, गुरु शुक्र सूर्य बुध, इसके बारे में, गुरु मंगल बुध के बारे में चर्चा कर दी। एकादशवें भाव में चंद्रमा के बारे में, एकादशेश चंद्रमा के बारे में बात कर दी। अब जरा ध्यान से देखें तो किस ग्रह को कहाँ बैठना चाहिए था। लग्नेश को या तो यहाँ बैठना चाहिए था या तो यहाँ बैठना चाहिए था, वो यहीं बैठे हैं। ये अच्छी बात है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कम से कम काम सदैव ही रहेगा, कार्य क्षेत्र उसका सफल रहेगा। द्वितीय और भाग्य भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव को या तो यहाँ बैठना चाहिए था या तो यहाँ, यही बैठे हैं, ये भी ठीक है। मतलब ये ग्रह भी आपके भाग्य के बल को वृद्धि में रखने वाला होगा। तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के इस ग्रह को यहीं बैठना चाहिए था। मतलब कि दुह स्थान और त्रिक भाव के जो स्वामी होते हैं, ऋषभ भाव के जो स्वामी होते हैं, उसको उसी भाव में बैठना चाहिए, या तो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। तो ये यहाँ बैठे नहीं हैं, तो दशम स्थान में बैठे हैं, तो काफी हद तक उनका परिणाम इस कुंडली के लिए मंगलदेव कमजोर परिणाम करेंगे। तो कर्म क्षेत्र में वो कभी कभी भ्रम पैदा करेंगे और माता और पिता के बीच मतभेद देंगे और व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाकर के स्थापित करेंगे। तो ये कुछ मामलों में कमजोर भी और कुछ मामलों में अच्छा भी है। चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर के, दो केंद्रों के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से युक्त इसमें नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रह बैठा नहीं है, इस वजह से कोई भी ग्रह इस कुंडली के लिए बाधकेश या बाधक ग्रह नहीं बनेगा। लेकिन सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के जब नवम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति का जीवन माता के सन्निकट होता है और वो माता की सेवा और माता के प्रति उसकी जो लगाव की स्थिति होती है वो ज़्यादा होती है, वो उसका ख्याल ज़्यादा रखता है या उससे अटैच ज़्यादा होता है, या वो माता और पिता की खूब सेवा करता है श्रवण कुमार की भांति, ऐसा। लेकिन यहाँ पे चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, पर ध्यान से देखें तो डिग्री में वो 2 अंश के बैठे हैं कृतिका नक्षत्र में, और सूर्य वहीं बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे जातक के जीवन में चरित्रवान होने का गुण बढ़ जाएगा, क्योंकि वस्तुतः वो जब कभी भी गुरु अपने मित्र के नक्षत्र में बैठेंगे, जैसे सूर्य के नक्षत्र में या मंगल के नक्षत्र में, तो गुरु के पास पकड़ने की शक्ति आती है, रिस्पॉन्सिबल वो बनाते हैं जातक को। और साथ ही साथ वो जब तक अपने ही आंखों से होता हुआ कार्य न देख ले तब तक वो किसी दूसरे की बात पे विश्वास नहीं करता। मतलब अक्षरशः शुद्ध होता है, विवेकी होता है, सत्य बोलने वाला होता है, धार्मिक होता है, पुरोधा होता है और ज्ञानी, तार्किक, बुद्धिमान, अनुभवी होता है। तो ये गुरु से मिल गया। पंचम और छठवें भाव के स्वामी होकर के शनि देव नवम भाव में बैठे हैं, मित्र के साथ, मित्र की राशि में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का कारक बढ़िया है। इस वजह से काफी हद तक शनि देव का भी बल यहाँ पे बढ़ जाएगा और व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठता है तो उसका अधिकार सुरक्षित है और वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कृत्य करेगा पहले पुराण और धर्म शास्त्र को अध्ययन में रखेगा, तब कोई निर्णय लेगा। तो ये जो एक व्यवहारिकता आ रही है धर्म और शास्त्र के प्रति, वो गुरु और शनि के कारण आ रही है। वहीं जन्म कुंडली के सप्तम भाव के बारे में बात की, मंगल के बारे में, भाग्य के बारे में, बुध के बारे में, नवम भाव के बाद एकादशवें भाव के बारे में चर्चा कर दी। एकादशेश चंद्रमा के बारे में मैंने चर्चा पूर्व में किया था और 12वें भाव के अधिपति के बारे में चर्चा किया है कि वो ठीक बैठे हैं। वैसे भी भाग्य भाव से जब कभी भी सूर्य और गुरु का संबंध बन जाता है, तो मैंने इस पे एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि ये इतना अच्छा होता है कि वो पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वैसे भाग्य भाव से एक और भी सिद्धांत आता है जिसमें जैमिनी ज्योतिष कहते हैं, जैमिनी आचार्य कहते हैं, जैमिनी ज्योतिष का यह सिद्धांत है कि भाग्य भाव जितने ही ग्रहों से भरा रहेगा उतना ही वो व्यक्ति को भरेगा। मतलब धन, मान, प्रतिष्ठा, ऊंची शिक्षा, लाभ और जीवन का सुख, धर्म का सुख। लेकिन पाराशर सिद्धांत एक और भी सिद्धांत कहता है, आचार्य पाराशर ने लिखा कि भाग्य भाव अगर खाली भी है तो भी वो अच्छा है, और भाग्य भाव में कम से कम गुरु का संबंध बन रहा है तो भी वो अच्छा है, भाग्य भाव से कम सूर्य का संबंध बन रहा है तो भी वो बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के ऐसे ये ग्रह आपकी कुंडली के लग्न चार्ट में फल कर रहे हैं। नवांश चक्र में मकर राशि का नवांश बनता है जो यहाँ के पंचम भाव के स्वामी हैं, प्रेम विवाह का योग बनेगा। और लग्न में ही गुरु और शनि केतु का प्रभाव है, बुध चतुर्थ स्थान में बैठे हैं जो जन्म कुंडली के छठवें और नवम भाव के स्वामी हैं। जरा ध्यान से देखें,
यहाँ भी चतुर्थ स्थान के स्वामी का संबंध नवम भाव से, यहाँ पे भी नवम भाव का स्वामी का संबंध चतुर्थ से बन रहा है। यहाँ पे शुक्र और सूर्य बैठे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में बुध के बैठ जाने से और गुरु के नवम भाव पे दृष्टि, यहाँ भी गुरु और सूर्य का संबंध नवम भाव से था, यहाँ भी गुरु और सूर्य का संबंध नवम भाव से है, यहाँ भी शुक्र नवम भाव से संबंध बना रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का भाग्य भाव सबसे ज्यादा बलवान बन रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में दो ग्रह वर्गोत्तम हो रहे हैं, सूर्य और शुक्र। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे यहाँ भी, यहाँ पे तो गुरु बैठे ही हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए धर्म, आध्यात्म, दार्शनिकता, प्रामाणिकता से सिद्ध हो जाती है। नवांश कुंडली में जो बुध बैठे हैं वो बढ़िया बैठे हैं, मंगल बैठे हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है। नवांश कुंडली में गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। वहां पे भी नवांश कुंडली का प्रभाव बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे जो घर्षण आप देख रहे हैं वस्तुतः वो है नहीं, क्योंकि गुरु की इस भाव पे दृष्टि है। इस भाव से केंद्र में बुध बैठे हैं, इस भाव का बल सूर्य और शुक्र बढ़ा रहे हैं, और इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में मित्र की राशि में बैठा है, जो एक सॉफ्ट नेचर देता है, विवाह के प्रति आशान्वित करने वाला और विवाह को बल देने वाला, लुंज पुंज नहीं रखने वाला, विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला, ऐसा बना देते हैं। अब बात करते हैं दशमांसा चक्र पे, थोड़ा सा ध्यान आपका लेके आऊंगा। अभी तीनों वर्ग चार्ट का एक साथ सामरिक अध्ययन भी बाकी है। वृष लग्न का दशमांसा बनता है, जो यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी हैं। मैंने इस पे एक सिद्धांत बताया था कि आपके लग्न वर्ग चार्ट के लाभ और धन भाव के स्वामी अगर दशमांसा वर्ग चार्ट के लग्नेश बनते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। अब इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। मैं एक बात और भी आप लोगों को बताता हूं, जब कभी भी त्रिकोण का संबंध त्रिकोण से या केंद्र से हो जाए तो ये उस जातक को विश्वास दिलाने वाली बात हो जाती है कि आपके पास परमात्मा ने असीम शक्ति देकर के आपको भेजी है। आप बिलबिलाने वाले नहीं हैं, आप महाराजा हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप अपने धर्म को पहचानिए, आप अपने कर्तव्यों को पहचानिए, क्योंकि यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी ही आपके कर्म क्षेत्र का लग्नेश बन रहा है। ये बड़ा सिंपल और साधारण नहीं है। जिस ज्योतिष शास्त्र के बल पे महान महान रथी महान युद्धों को जीतते आए हैं, महान महान रथी महान महान युद्धों को जीतते आए हैं, और वो इसलिए जीतते आए हैं क्योंकि उनको ये पता था कि कब मुझे अनुसंधान करना है, शस्त्र का संधान कब करना है। अगर उन्हें इस विद्या का बोध नहीं होता तो वो भी पराजित हो जाते, पर वो हारे नहीं, क्योंकि उनके पास इस विषय का ज्ञान था। तो हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं हैं, इस वजह से ही हम प्रायः कर्जदार बनते हैं या अपने आप को किसी दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का ज्ञान है, यह आपको डरपोक बनाने का विषय नहीं है। तो मैंने क्या बात कही, यहाँ के भाग्येश आपके लग्नेश बन रहे हैं, और यहाँ के अधिपति होकर के देखिए जरा कहाँ बैठे हैं। तो जन्म कुंडली में दशमांसा चक्र में वो शुक्र बैठे हैं। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है शायद, शुक्र और सूर्य जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, यहीं पे सूर्य और यहीं पे शुक्र बैठे हैं। लग्न का अधिपति अगर अपनी राशि में बैठे और सूर्य जैसे आत्मविश्वासी ग्रह के साथ, जिसने स्वयं सूर्य का नीचभंग किया है, तो हम अगर अपने आत्मविश्वास को थोड़ा सा विश्वास में रख ले, बदल लें, तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही है वो निश्चित रूप से हमें हमारी सफलता तक पहुंचाने में मददगार भी साबित होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो दशमांसा चक्र में लग्न का अधिपति यहाँ शुक्र और सूर्य बैठे हैं, जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, वो देखिए कहाँ बैठे हैं, नवम भाव में, नवमेश शनि के साथ, और गुरु उनका बल बढ़ा रहे हैं। तो लग्न पे गुरु की दृष्टि पंचम भाव और पंचमेश गुरु के संग में और नवम भाव और नवमेश गुरु के संग में है, तो इस कुंडली का त्रिकोण सुरक्षित हो गया ना जी, त्रिकोण तो सुरक्षित हो गया। और अब ध्यान से देखें तो इस कुंडली के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो स्थिति लग्न पंचम और नवम की बन रही है, ये सबसे अच्छी स्थिति में से एक है, जहां यहां भी भाग्य भाव से गुरु का संबंध, यहां भी भाग्य भाव से गुरु का संबंध, यहां भी भाग्य भाव से गुरु का संबंध। ये ऐसे तो होता नहीं है। मतलब हमें ये बात निश्चित रूप से समझनी चाहिए कि सुख का जो वस्तुतः कारक है, धर्म का जो वस्तुतः कारक है, वो हमारे सपोर्ट में खड़ा है। और एकमात्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु सपोर्ट में है,
तो ये विश्वास रखिए कि गुरु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों में से प्रथम स्थान पे आते हैं सूर्य और चंद्रमा को अगर छोड़ देते हैं। अगर सूर्य और चंद्रमा का परित्याग कर देते हैं, त्याग देते हैं, हटा देते हैं उन्हें, तो पंच तारा ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति अकेले उस कुंडली को सफल करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। जैसे एक क्रिकेट के मैदान में अगर 12 खिलाड़ी में से 11 कितने होते हैं, 11 होते हैं ना, 11 10 होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं शायद, भगवान जाने, मैं नहीं देखता। तो 11 और 12 जितने भी होते हों, उसमें से अगर एक खिलाड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से चल जाए तो मैदान पे जीत हासिल कर लेता है। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति अकेले इतनी इनमें सामर्थ्य होती है कि वो आपको जिता सकते हैं और उनका सहयोग आपको मिल रहा है। ग्रह में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह बैठा है आपकी कुंडली के शुक्रदेव, जो 29 अंश 14 कला के मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, आत्मकारक ग्रह के रूप में परिभाषित कर रहे हैं खुद को। और ध्यान से देखिए तो ये शुक्रदेव इस कुंडली के लिए द्वितीय और भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में स्वग्रही मालव्य योग बना रहे हैं। इसका अर्थ है, और नवांश कुंडली में कहां बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो ग्रह भाग्य भाव में बैठा है और वर्गोत्तम है। यहां नीच का तो चलो ठीक है, फिर भी नीच भंग हो रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, पर ग्रह वर्गोत्तम होकर के बली है। आत्मकारक ग्रह अगर आपकी कुंडली का यहां भी योग कारक होता हो, यहां भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, यहां भी केंद्र त्रिकोण भाग्य के स्वामी बनते हैं, यहां भी कोई कमजोर नहीं है, यहां भी वो जन्म कुंडली में धन भाव का ही फल कर रहे हैं, मूल त्रिकोण का ही फल कर रहे हैं। इस वजह से शुक्रदेव और गुरुदेव इस कुंडली को लाभान्वित करने वाले ग्रह बन रहे हैं। आत्मकारक ग्रह जहां बैठा, उस भाव का स्वामी अगर केंद्र से केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो, तो ये गुरु के लिए भी अच्छा होगा, शुक्र के लिए भी अच्छा होगा और बुध के लिए भी अच्छा होगा। तो आपकी कुंडली में तो 3 ग्रह ऐसे ही आपके पक्ष में पल्ले में आ गए, शुक्र, बुध और गुरु। अब जरा ध्यान से देखें तो इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति केंद्र के अधिपति, शुक्र धन और भाग्य के त्रिकोण के अधिपति, बुध तो लग्न स्वतः होते ही हैं। तो ये 3 ग्रह तो आपके पक्ष में ऐसे ही आ गए, तो डरना किस बात का और काहे का। दूसरे नंबर पे जो ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है वो अंश बल के आधार पर आपकी कुंडली के सूर्य बन रहे हैं। और जरा ध्यान से देखें तो इस कुंडली के लिए सूर्य कौन है, 12वें भाव के अधिपति हैं और जन्म कुंडली में उनको मैंने पूर्व में अच्छा कहा है और निश्चित रूप से वो अच्छे बन रहे हैं। यहां भी वो ग्रह बलवान है। तो अंश बल के आधार पर जो पहले नंबर पे ग्रह आता है और जो दूसरे नंबर पे आता है, ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के बलवान हो रहे हैं। तो सूर्य भी आपके पक्ष में आ गए, तो गुरु तो बने ही थे, शुक्र बने गए और बुध बने थे, चौथे नंबर पे सूर्य बन गए। तो 4 ग्रह का फल जिस व्यक्ति की कुंडली में मिल रहा हो, वो क्या व्यक्ति छत्रपति और महान सुख प्राप्त करने वाला नहीं होगा। बस ये इतनी सी बात है कि आप अपने आप को समझते कितना है। अब मैं वही काम आपको कर रहा हूं, आपसे आपकी कुंडली का परिचय करा रहा हूं। अब बात करते हैं एक एक ग्रहों की। दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति शुक्र और दशम स्थान के अधिपति शनि, इन दोनों का संबंध कैसा है। तो शनि यहां बैठे हैं भाग्य भाव में और शुक्र को मैंने यहां बिठाया नहीं, पर यहां पे सूर्य और शुक्र दोनों बैठे हैं। शनि और शुक्र का संबंध चौथे 10वें का बन रहा है, दोनों ही केंद्र में हैं। इस वजह से शुक्र और शनि इस कुंडली के कर्म क्षेत्र के महान प्रणेता ग्रह बनेंगे। मतलब करियर के लिए शुक्र और शनि का जो गोचर रहेगा या महादशा अंतरदशा रहेगी, वो व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाली होगी। बुध अलग आपको यश और प्रतिष्ठा देंगे, केतु आपको अलग तरीके से ज्ञानी और बुद्धिमान विवेकी बनाएंगे। तो इस तरीके से आपकी कुंडली के ग्रह आपके पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। कोई भी ग्रह आपसे छिटक नहीं रहा है, एक छिटक रहा है मंगल। मंगल देव आपको कमजोर कर रहे हैं। बाकी आपकी कुंडली में गुरु को मैंने बताया, शुक्र को बताया, बुध को बताया, सूर्य को बताया और शनि को भी बता दिया। तो 5 ग्रह आपके पक्ष में आ गए। एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना और भी ज्यादा अच्छा होता है। वो सूर्य राहु बैठे हैं आपकी कुंडली में, उस भाव का अधिपति उससे केंद्र में शुभ ग्रह की राशि बनी हो, उस भाव का अधिपति उससे केंद्र में बैठा हो, तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का फल कैसा है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होता है। आप विभिन्न ग्रहों का संबंध भले ना बताएं, पर यह बहुत आवश्यक होता है ये बताना कि चंद्रमा से विभिन्न ग्रह कैसे बैठे और कैसा परिणाम कर रहे हैं। तो चंद्रमा से चौथे घर के केतु आपको इमोशनल बना रहे हैं और अपने से ज्यादा व्यक्ति दूसरों की चिंता करता है। चंद्रमा से 6वें घर में शनि आपको सरकारी संपत्ति का लाभ और थोड़ा आलसी बना रहे हैं। उस चंद्रमा से 6वें घर में गुरु आपको जिद्दी बना रहे हैं। उस चंद्रमा से 6वें घर में सूर्य आपको बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, सुखी, नौकरी करने वाला, पद और प्रतिष्ठा से संपन्न और आयु से संपन्न इंसान बना रहे हैं। यहां व्यक्ति अपने बुद्धि और विद्या का सतत बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते देखा जाता है।
उसी चंद्रमा से छठवें घर में शुक्रदेव आपको सुंदर पत्नी का सुख दे रहे हैं और विवाह तोड़ने नहीं वाला बना रहे हैं। मतलब विवाह तोड़ने में शुक्र और चंद्रमा की भूमिका नहीं होगी, ये बचाने की भूमिका में होंगे। उसी चंद्रमा में मंगल पंचम भाव में आपको जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और गलत निर्णय लेने वाला भी बना रहे हैं, लेकिन यश प्राप्त करने वाला बना रहे हैं। उसी चंद्रमा से नवम घर में बुध आपको विद्यावान, बुद्धिमान, क्रिएटिव और इमोशनल, सेंटिमेंटल बना रहे हैं। साथ ही साथ विवाह में प्रेम विवाह को प्रेम से स्वीकार करने वाला बना रहे हैं। जबकि चंद्रमा से दसम स्थान के राहु आपकी कुंडली में आपको पद और प्रतिष्ठा से युक्त बना रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के एक एक ग्रहों की। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की। 18 अंश 22 कला, अवस्थागत ठीक है, स्वाति नक्षत्र में। नवांश कुंडली में वो ग्रह मीन राशि में जा रहा है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 15 अंश पे, वहां पे थोड़ा घर्षण भी मिल रहा है उनको। दशमांशा चक्र में वो जन्म कुंडली में मंगल के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल और चंद्रमा का आपस में परिवर्तन आप देख सकते हैं, चंद्रमा मंगल की राशि में, मंगल चंद्रमा की राशि में। इस आधार पर कारोबार, विदेश यात्रा, विदेश में मेहनत करना, चंद्रमा की दशा आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ और साथ ही साथ थोड़ी बहुत बीमारी माता को देने वाली बन रही है। मतलब चंद्रमा की दशा में हमें यह सब मिलेगा। मंगल से पहले सूर्य जन्म कुंडली में वृष राशि में 28 अंश के ढलान पे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल दिग्बली अपने ही नक्षत्र में, तो मंगल का बल मंगल को भी मिल गया, थोड़ा बहुत परिणाम उनका भी मिल जाएगा और सूर्य को तो मिल ही रहा है। इस आधार पर और नवांश कुंडली में वही सूर्य कन्या राशि में बैठ रहे हैं, लेकिन भाव से वर्गोत्तम होने के कारण यहां भी भाग्य भाव में, यहां भी भाग्य भाव में, तो इस आधार पर सूर्य यहां भाव से वर्गोत्तम होकर के कम से कम अतिरिक्त परिणाम देंगे। नवांश कुंडली में वो 18 अंश के कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में इमोशनल बना रहे हैं और सूर्य आपको अपनी दशा काल में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम और सहिष्णुता, साथ ही साथ दार्शनिकता, ये सब आपको सूर्य की दशा में मिलेगा। समस्या को समझने की शक्ति और परिस्थिति को बैलेंस करने की शक्ति, ये सब सूर्य देव ही दे रहे हैं, क्योंकि छठवें भाव में यहाँ पे बैठे हैं शुक्र के साथ। थोड़ा बहुत घर्षण स्वास्थ्य के मामले में वो परेशान कर सकते हैं, वात जनित बीमारियां ज़्यादा देंगे। मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल मिथुन राशि में 3 अंश 57 कला, मृगशिरा नक्षत्र में। नवांश कुंडली में वो ग्रह अपने नवांश में जा रहा है, अनुराधा नक्षत्र में, और वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मंगल अपने नवांश में, नवांश के बाद दशमांशा चक्र में वो मंगल के साथ परिवर्तन चंद्रमा का। इस आधार पर मंगल की दशा जातक के जीवन को रश देने वाली, शत्रु पैदा करने वाली, कारोबार में कभी कभी मतभेद देने वाली और मेहनत गलत जगह पे करने वाली, करियर को लेकर के गलत निर्णय देने वाली हो सकती है। इस दशाकाल में हमें सावधान रहना होगा और उस दशाकाल को ठीक करने के लिए बजरंग बली की खूब पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मण को नित्य प्रति प्रत्येक अमावस्या को दान देना चाहिए। कोई अच्छा ब्राह्मण, बढ़िया श्रेष्ठ ब्राह्मण मिल जाए, उसको दान दे जो आपका मार्गदर्शन करता हो। साथ ही साथ अब बात करते हैं बुध की। तो बुध जो बने हैं वो जन्म कुंडली में दशम स्थान में बहुत अच्छी स्थिति में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, 22 अंश पे बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो ग्रह चौथे भाव से संबंध बना रहा है मेष राशि में बैठ करके, और दशमांशा चक्र में वो मित्र के साथ, मित्र की राशि में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है। तो बुध की दशा में जातक को भवन, भूमि, वाहन, पराक्रम, ज्ञान, बुद्धि, तर्क और साथ ही साथ धर्म और भाग्य का सुख, ये बुध की दशा में मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में 2 अंश 26 कला के कृतिका नक्षत्र में। जरा ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर गुरु आपको चरित्रवान और नैतिकीय तत्व का पालन करने वाला, और इतना ही नहीं, वो आपको अपनी दशाकाल में संतान और सांसारिक सुखों के साथ साथ धर्म और भाग्य का सुख भी देने वाले बन रहे हैं। वहीं गुरु आपको नवांश चक्र के बाद दशमांशा चक्र में भाव के अधिपति के साथ बैठ करके भाग्य का सुख भी देते दिखाई दे रहे हैं। गुरु की दशा में ये सब होगा। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भाग्य भाव में लग्न कुंडली में भी 29 अंश पे, मृगशिरा नक्षत्र में, नवांश कुंडली में भी वो हस्त नक्षत्र में 23 अंश पे बैठे हैं। भाव से वर्गोत्तम होने के कारण वो ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है। दशमांशा चक्र के लिए और भी ज्यादा वो आपको समस्या को समझने में मदद, अनुभवी, सारगर्भित बात करने वाला, मंत्र जापक, गुरु का पूजक और उपासक होता है भगवान देवी मैया का।
पूजन करने वाला होता है और गणेश जी की उपासना करने वाला, बजरंगबली की उपासना करने वाला, कोई भी धर्म की पूजा करने वाला होता है। शुक्र के लिए देवी मैया को उपाधित किया जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पे देवी मैया की बात कर रहा था। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे शुक्र सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। शनिदेव भाग्य भाव में, वृष राशि में, नवांश कुंडली में, मकर राशि में, लग्न में, इस वजह से यहाँ पे शनिदेव का बल भी आपको बलवान बना रहा है। कोई डरने की बात नहीं होगी। शनिदेव की दशा में भी जातक को धर्म, अर्थ, लाभ, याददाश्त क्षमता मजबूत हो, तर्क क्षमता मजबूत हो, कर्तव्य समझने की स्थिति मजबूत हो, अनुशासित होने का बल बढ़े, ये सब शनि की दशा में मिल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को परिणाम भी उसका निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं शनि के बाद राहु देव की। तो राहु आपकी कुंडली में एकादशवें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, शनि से दृष्ट है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से वो धन कमा ही लेता है। इतना पक्का है कि चाहे कुछ भी करेगा, सतत श्रेष्ठ कृत्य करके ही धन कमाएगा। नवांश कुंडली में वही राहु सप्तम स्थान में बैठे हैं, कर्क राशि में दोनों ही जगह बैठे हैं। वर्गोत्तम होने के कारण गुरु, शुक्र, सूर्य और राहु, ये 4 ग्रह आपके और भी ज्यादा अतिरिक्त बलवान हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्थिति में, मैंने एक एक ग्रह की बात कर दी, एक एक ग्रह से चंद्रमा का संबंध बता दिया। अब अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं। अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा थोड़ा शांत करना है, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। हमारे पास धन है, हम उसे अच्छे जगह पे खर्च करें। इस कुंडली का व्यय खराब नहीं है, लेकिन व्यय है, पैसा बचता कम है। और वो इसलिए क्योंकि सूर्य और गुरु एक साथ बैठ गए हैं, 12वें भाव के साथ साथ शनि का संबंध बन गया है। इस वजह से भी कई बार पैसे कम बचते हैं। हालांकि अभी जो दशा चल रही है वो शनि की ही दशा चल रही है, इस वजह से भी व्यक्ति कई बार परेशान होता है। अनुशासित रखें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना बढ़ा करके फोकस करें अपने काम पे, जितना ज़्यादा हो सके लगातार मेहनत करें और निश्चित रूप से इस कुंडली का परिणाम आपको मिलेगा। इस कुंडली का बुढ़ापा निश्चित रूप से ठीक है। 38वें 36वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में और भी ज़्यादा उत्कृष्ट सफलता के योग बनेंगे। इस कुंडली में पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी है। मेहनत बहुत सावधानी से और श्रेष्ठ तरीके से किया जाए तो इस कुंडली का पराक्रम आपको परिणाम देगा। चतुर्थ स्थान का बल अष्टक वर्ग में बहुत अच्छा बन रहा है। पंचम स्थान थोड़ा कमजोर है, इस वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है और बहुत ज़्यादा शांत रहने की आवश्यकता है, अपनी एनर्जी को पहचानने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में नौकरी और व्यापार दोनों ही अच्छा है। हालांकि आपकी कुंडली में व्यापारिक योग तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। इसका अर्थ है कि ये कुंडली वक्त आने पे व्यापार भी कर सकती है। साथ ही साथ इस कुंडली में रिसर्च बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। धर्म का सुख थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, वहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के बैठने से कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन। हालांकि वहाँ पे मंगल और शुक्र अस्त हो रहे हैं, इस वजह से हमें बजरंगबली की पूजा और देवी मैया की पूजा ये बहुत आवश्यक होगा। इन दोनों ग्रहों को मनाने की आवश्यकता होगी। बाकी इस कुंडली में करियर बल ठीक है। यहाँ पे मंगलदेव कभी कभी कमजोरी जरूर पैदा कर रहे हैं। वहाँ पे भाव बुध का ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। इस कारण से गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, देवी कवच का पाठ और बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ ये नित्य प्रति व्यक्ति के जीवन में शामिल होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली लाभ प्राप्त कर जाएगी। जितनी आप कोशिश कर रहे हैं उतना आपको मिल जाएगा। क्लियर है। महादशाओं के क्रम में अगर बात करते हैं तो कौन सा ग्रह कितना प्रतिशत का परिणाम कर रहा है। सूर्य 25% से के करीब में, चंद्रमा उससे थोड़ा कम, मंगल 25%, बुध थोड़े कम 25% से, देवगुरु बृहस्पति कमजोर परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से हमें अपने आप को शुद्ध बनाना होगा, सात्विक बनाना होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक दिन सुन सकें तो बहुत उत्तम रहेगा। इससे धन की वृद्धि होती है, लाभ मिलता है। साथ ही साथ अगर देखते हैं शुक्र तो वो भी कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं, बाल्यावस्था के हैं। शनि, राहु और केतु भी मृतप्राय हैं। इनकी दशाओं में भी व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंताओं से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि ये ग्रह 25% से कम परिणाम कर रहे हैं। शुद्ध रहना है, सात्विकता, गाय की सेवा, ब्राह्मणों और माता पिता का आदर, सदैव धर्म का पालन आपकी कुंडली को स्वतः बल दे देगा। शुभ अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए शुभ अंक 5 रहेगा। नक्षत्र के आधार पर पुनर्वसु, स्वाति, उत्तराषाढ़ा, मृगशीरा, पुष्य, श्रवण और भरणी और हस्त ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। सावधान रहना है पेट की समस्या से, वात की समस्या से, मतलब भोजन ठूस ठूस करके नहीं करना है और जितना ज़्यादा हो सके आपको मृदु बोलना है। ये बात बहुत आवश्यक होगी और आप हैं भी। इस कुंडली में लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवां, सातवां, आठवां लगभग ये भाव खाली हैं, चंद्रमा को छोड़ दें तो।
तो यहां से लेकर के यहां तक मतलब नवम और दशम स्थान में ही सारे ग्रह बैठ गए हैं। 1 2 3 तीन ही घर में सारे ग्रह, इस वजह से अपने जन्म स्थान से दूर। और ये कुंडली की यूएसपी होगी पराक्रम करना, मेहनत करें तब जाकर के आपको आपका परिणाम प्राप्त होगा। और खास करके अभी तो बिल्कुल ही ज्यादा, क्योंकि शनि की दशा चल रही है। शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। जितना हो सके धर्म करें और बहुत ज्यादा फल की चिंता ना करें, बहुत ज्यादा फल की चिंता ना करें। प्रत्येक समय अपने आप को अनुशासित कितना रख सकते हैं, किसी भी बाह्य पर्यावरण से अपने आप को बचा करके रखें। और ऐसा कभी भी ना सोचें कि मैं बाहर हूं, इस वजह से मैं भारतीय संस्कार और सभ्यता संस्कृति का पालन नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न को गुरु देख रहे हैं और आपकी कुंडली के गुरु और सूर्य आपको बलवान बना रहे हैं। क्लियर है? नक्षत्र बताया, दिन बुधवार और शनिवार का बहुत अच्छा है। विवाह के लिए अगर बात करते हैं तो आप वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से, वृष राशि वृष लग्न के जातिकाओं से, तुला राशि तुला लग्न के जातिकाओं से, मेष और वृश्चिक राशि की जातिकाओं से भी विवाह कर सकते हैं। विवाह की दिशा उत्तर हो, घर जिसमें आप रहना चाहें तो मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। पश्चिम दिशा के मकान में भी रह सकते हैं और दक्षिण दिशा के मकान में भी रह सकते हैं। इस कुंडली में मैत्री मकर और वृष वालों से, साथ ही साथ शत्रुता कभी न करें वृश्चिक मीन और कन्या वालों से, सिंह वालों से भी। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली सदैव दक्षिण और पूर्व दिशा में जा सकती है। इस कुंडली के लिए धन विदेश रह करके ही कमाना उत्तम रहेगा और आप निश्चित रूप से विदेश में सेटल हो जाएंगे। उसका योग 2028 के अगस्त के बाद आ रहा है। अभी जितना ज़्यादा हो सकेगा हमें लाजवर्त धारण करना है, गणेश जी की पूजा करनी है, बजरंगबली की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है और साथ ही साथ गणपति अथर्वशीर्ष आदि मैंने हनुमान चालीसा कहा है, ये सब जितने भी काम कहे हैं उसको जरूर शामिल करना होगा। रविवार के दिन नमक का सेवन रात्रि में या दिन में किसी एक वक्त बिल्कुल भी ना करें। मंगल को ठीक करने के लिए अगर हो सके तो अपने वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करें। जिस कमरे में रहते हैं उसके सफाई की जिम्मेदारी स्वयं से उठाएं और उसे खूब चमका करके साफ करके रखें। इतना ही नहीं, अगर हो सके तो घर से बाहर निकलते समय एक दीपक घी का जला करके तब घर से बाहर निकलें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।